एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ DSSB यानी दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, इसके ज्योग्राफी सेगमेंट के कुछ खास टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे हैं। यानी DSSB में जो हमारे पास सिलेबस मेंशन है, उस सिलेबस में सामाजिक विज्ञान खंड के अंतर्गत भूगोल के भी कुछ टॉपिक हैं और भूगोल के उन खास टॉपिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कंसेप्ट के साथ साथ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो आपको परीक्षा की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या आपको परीक्षा और ठीक या आसानी से देने में मदद कर सकते हैं, उन टॉपिक्स को हम यहाँ समझ रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा कर रखी है और उन्हें चाहें आप तो दृष्टि यूट्यूब चैनल पर या दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात कि आज का टॉपिक कौन सा होगा, तो हमने हमारे प्रीवियस वाले जो वीडियो है उसमें चर्चा कर रखी है किसके बारे में, पृथ्वी की गतियों के संदर्भ में। और हमने देखा था कि जो पृथ्वी की गतियां हैं वह मूलतः दो प्रकार की हैं। पहली घूर्णन गति, जिसे हम दैनिक गति के रूप में भी जानते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, पृथ्वी की घूर्णन गति के साथ साथ परिभ्रमण गति, है ना। हम इसे पृथ्वी की परिभ्रमण गति भी कहते हैं। परिभ्रमण गति के बारे में भी हमने देखा था कि क्या होती है परिभ्रमण गति। परिभ्रमण गति का मतलब पृथ्वी का अपने अक्ष के सापेक्ष गोल गोल पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना, या पृथ्वी का अपने अक्ष के सापेक्ष पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना पृथ्वी की परिभ्रमण गति कहलाती है। हमने देखा कि जो पृथ्वी की गतियां हैं वे दो प्रकार की हैं, जिनमें से पहली गति घूर्णन गति या परिभ्रमण गति है और जो दूसरी गति थी वह है परिक्रमण गति। तो आज की क्लास में हम परिक्रमण गति के बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि आखिर परिक्रमण गति क्या है, रिवोल्यूशन मोशन क्या है। हमने इसके बारे में पिछले क्लास में डिटेल से चर्चा नहीं की थी। हमने केवल किसके बारे में चर्चा की थी, रोटेशन मोशन के बारे में, घूर्णन गति के बारे में। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, रिवोल्यूशन मोशन के बारे में, यानी परिक्रमण गति के बारे में। परिक्रमण गति किसके अंतर्गत आएगी, यह भी ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की गतियों के भीतर ही शामिल होगी। यह पृथ्वी की जो दो गतियां हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट गति, या आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट गति परिक्रमण गति भी है। हालांकि इंपॉर्टेंट घूर्णन गति भी है, क्योंकि घूर्णन गति के फलस्वरूप ही दिन और रात का होना आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, जब हमने घूर्णन गति के बारे में पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा कि पृथ्वी अपने अक्ष के सापेक्ष चारों ओर ऐसे घूम रही है। किस दिशा से किस दिशा की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। परिक्रमण गति क्या है, परिक्रमण गति का मतलब है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परवलय आकार में चक्कर लगाना। परिक्रमण का मतलब है किसी वस्तु, किसी पिंड के चारों ओर परिक्रमा करना, घूमना, यही क्या है, परिक्रमण। और परिभ्रमण का मतलब क्या है, एक स्थान पर वहीं खड़े होकर अपने ही अक्ष के सापेक्ष घूमना। ठीक है, तो जब परिभ्रमण गति के बारे में बात उठेगी, यह जब पूछा जाए कि पृथ्वी की परिभ्रमण गति क्या, माफ कीजिएगा, पृथ्वी की परिक्रमण गति क्या है, रिवोल्यूशन मोशन क्या है, तो आपको परिक्रमण गति के बारे में क्या लिखना है, बिल्कुल सटीक शब्दों में या एकदम आपको सही व्याख्या करनी हो इसके बारे में, तो आपको क्या लिखना है, पृथ्वी की एक तो यह दूसरी गति है, और कौन सी गति है, पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाती है, वही पृथ्वी की परिक्रमण गति है। तो ध्यान क्या रखना है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाया जा रहा है वही पृथ्वी की क्या है, परिक्रमण गति है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर एक कक्षा में गति, यही क्या है, यही पृथ्वी की परिक्रमण गति है। ठीक है, अब यदि हम इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें, इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, आखिर क्या है, मान लीजिए यह सन यानी सूरज, ठीक है, सूर्य है, और यदि हम बात करें सूर्य के बारे में तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में क्या कर रही है, परिक्रमा लगा रही है, यही पृथ्वी की परिक्रमण गति है। अब हम
पृथ्वी को देखते हैं और पृथ्वी की इन स्थितियों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए यह, ठीक है, ठीक। हम सभी क्या जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष में झुकी हुई है ना। तो कुछ इस तरीके से इसका अक्ष होगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अक्ष में सबसे ऊपर नॉर्थ पोल, फिर दक्षिण में साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, यहां है नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और यहां नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है। ये स्थितियां अलग अलग समय की है, पूरे एक वर्ष का है क्योंकि ये खाका। तो ध्यान रखिएगा, ये स्थिति कब की है? जून की, ठीक है। यह स्थिति है सितंबर की, यह स्थिति है दिसंबर की, और यह स्थिति है कब की? ध्यान रखें, मार्च, ठीक है। तो अलग अलग समय में, अलग अलग समय में पृथ्वी की सूर्य के सापेक्ष जो गतियां हैं, जो एक कक्ष के रूप में, देखिए परवलयकार कक्ष के रूप में जो गति कर रही है, यही पृथ्वी की परिक्रमण गति है, यही पृथ्वी की रेवोल्यूशन मोशन है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी एक वर्ष में सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? एक वर्ष। एक वर्ष को हम क्या मानते हैं? 365 1/4 डे, यानी दिन, 365 दिन 1/4 डे। ध्यान रखिएगा, एक 365 है 1/4, या आप कह सकते हैं 365 1/4। 1/4 यहाँ पर क्या है? हम सभी जानते हैं कि 365 के अलावा 6 घंटे और भी लगते हैं पृथ्वी को हर वर्ष सूर्य का चक्कर लगाने में। अपनी परिक्रमण गति को पूरा करने के लिए पृथ्वी कितना समय लेती है? 365 दिन 6 घंटे हर वर्ष, ध्यान रखिएगा। और हम हमारी सुविधा के लिए इस 6 घंटे को काउंट नहीं करते हैं। हम इसे कहाँ काउंट करते हैं? जब पृथ्वी यह परिक्रमा करते करते 365 दिन पूरी करती है। 365 दिन पूरा करने के साथ देखिए 4 वर्ष में ये जो 6 घंटे काउंट हुए, ये 6 घंटे, इन्हें आप 6 बार माफ कीजिएगा, इन्हें आप 4 वर्ष में काउंट करिए। तो आप 4 बार में जब इन 6 घंटों को काउंट करेंगे, 6 6 6 6, कितना होगा? 24 घंटे। 4 वर्ष में आप इन 6 घंटों को काउंट करेंगे तो 24 घंटे हो जाएगा। 24 घंटे यानी एक दिन के बराबर हो जाएगा। एक दिन के बराबर होगा यानी 365 में अब एक दिन और ऐड हो जाएगा। कब ऐड होगा? 4 साल में। प्रत्येक 4 वर्ष में ये 6 घंटे एक दिन के रूप में काउंट होते हैं, एक दिन के रूप में ऐड होते हैं, और उस वर्ष को हम क्या कहते हैं? उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो एक दिन यानी 6 करके जो 4 वर्ष में, चौथे वर्ष में, प्रत्येक चौथे वर्ष में ये 6 घंटे काउंट होकर 24 घंटे यानी एक दिन के रूप में 365 दिन में काउंट हो जाते हैं। और फिर वो वर्ष कितने दिन का होता है? ध्यान रखिएगा, वह वर्ष होता है 366 दिन का। और जो वर्ष 366 दिन का होता है उसे हम क्या कहते हैं? लीप वर्ष। उसे हम कहते हैं लीप वर्ष। ये वही वर्ष है जिस दिन, या कह सकते हैं जिस वर्ष, ध्यान रखिए, लीप वर्ष वही वर्ष है जिस वर्ष में फरवरी 28 की नहीं बल्कि 29 दिन की होती है। अमूमन फरवरी में कितने दिन होते हैं? कितने? 28 दिन, ठीक है। लेकिन जब वो 6 घंटे चौथे वर्ष में एक दिन बनते हैं तो उस एक दिन को कहाँ काउंट किया जाता है? कहाँ ऐड किया जाता है? फरवरी में ऐड किया जाता है। सुविधा के लिए ध्यान रखिए, तो फरवरी प्रत्येक चौथे वर्ष में, प्रत्येक चौथे वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। प्रत्येक चौथे वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है।
ये वही दिन है जिसे हम लीप वर्ष कहते हैं, और वह वर्ष कितने दिनों का होता है? 366 दिनों का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी सुविधा के लिए जो हमारे 6 घंटे हमने नहीं जोड़े थे, प्रत्येक 4 वर्ष में फिर हम उन 6 बचे हुए 6 घंटों को मिलाकर एक दिन बनाते हैं, और मतलब वह एक दिन ऑटोमेटिक बन जाता है, वह एक दिन के बराबर होता है। फिर हम उस एक दिन को कहाँ ऐड करते हैं? प्रत्येक चौथे वर्ष में ऐड करते हैं। तो 365 दिन की अपेक्षा की बजाय वह वर्ष 366 दिन का होता है, उसे हम लीप वर्ष के रूप में जानते हैं, और हम उसे कहाँ ऐड करते हैं? फरवरी। इसलिए प्रत्येक चौथे वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देखा? पृथ्वी के परिक्रमण गति के बारे में। परिक्रमण गति के बारे में आपको एक और खास बात क्या ध्यान रखना है, जैसे हमने लीप वर्ष पढ़ा तो देखिए आपने क्या देखा कि जो पृथ्वी है वह किसके चारों ओर परिक्रमा कर रही है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। किस गति में? ध्यान रखें, तो यह है दीर्घ वृत्ताकार। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करती है। परिक्रमा करती है, इसलिए इसे क्या कहा गया? परिक्रमण गति। क्यों? चारों ओर घूमना, सूर्य के चारों ओर घूम रही है पृथ्वी, है इसकी क्या है? इसकी परिक्रमण गति है। ठीक है, और अपने कक्ष में एक दिशा में आप देख रहे हैं, एक दिशा में पृथ्वी क्या हुई है? झुकी हुई है। अपने अक्ष में पृथ्वी एक दिशा में क्या हुई है? झुकी हुई है। तो ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी अपने अक्ष में एक दिशा की ओर क्या है? झुकी हुई है। और ध्यान रखिए, पृथ्वी का अपने अक्ष में झुकने की वजह से ही साथ में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने की वजह से ही पृथ्वी में क्या होता है? ऋतुओं का आगमन होता है। तो कहीं ना कहीं सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमण गति ऋतुओं के आगमन से जुड़ी हुई है ना? तो पृथ्वी की परिक्रमण गति से क्या होता है? ऋतुओं का आगमन होता है। विभिन्न प्रकार की जो ऋतुओं के बारे में हम चर्चा करते हैं, वे ऋतुएं पृथ्वी की परिक्रमण गति के फलस्वरूप ही होती हैं। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान रखना है? जून के समय आप देख पा रहे होंगे जो नॉर्थ या हमारा उत्तरी ध्रुव है वह कहां पर है? मान लीजिए सनलाइट कुछ इस तरीके से आएंगी। ठीक है, ये सनलाइट यहाँ पर इस तरीके से पड़ेंगी और यहाँ ये कुछ इस तरीके से होंगे। ठीक है, आपने क्या देखा कि यहाँ पर मान लीजिए कर्क रेखा है, विषुववृत्त है, फिर मकर रेखा है। ठीक है, तो देखिए सूर्य की जो किरणें हैं आपने देखा कहाँ पड़ रही हैं? ज्यादातर नॉर्थ वाले ध्रुव वाले हिस्से में। सबसे पहले सीधी किरणें पड़ेंगी कहाँ? कर्क रेखा में। कर्क रेखा पर सीधी किरणें, विषुवत रेखा के आसपास किरणें। तो यहाँ जो उत्तरी ध्रुव वाला हिस्सा है यहाँ पर क्या पड़ेगी? गर्मी, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, जो दक्षिणी ध्रुव वाला हिस्सा है यहाँ क्या पड़ेगी? ठंडी या शीत ऋतु। ठीक, इसे हमने समझा कि कहीं ना कहीं परिक्रमण गति ऋतुओं के लिए भी क्या है? जरूरी है। तो ऋतुएं कैसे बनती हैं, ऋतुओं का कैसे संबंध है परिक्रमण गति से, इसके बारे में हम अगली क्लास में डिटेल से समझेंगे, और किस दिन कैसी स्थिति पृथ्वी बनाती है परिक्रमण गति के फलस्वरूप उसे भी हम देखेंगे। ठीक है, ये तो हमने समझा किसके बारे में? ऋतुओं के बारे में। जैसे आपने यहाँ देखा, यहाँ होगी शरद ऋतु, यहाँ बसंत ऋतु। ठीक है, इस गति के फलस्वरूप आपने देखा साउथ में ज्यादा किरणें पड़ रही हैं, यानी यहाँ पर क्या होगी? ग्रीष्म ऋतु। उत्तर में यहाँ शीत ऋतु। ठीक है, ऋतु वाले चैप्टर में हम इसे ठीक से पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, से यहाँ देखिए साउथ में किरणें पड़ रही हैं, यहाँ पर पड़ेगी शरद ऋतु और यहाँ बसंत। ये तो हमने देखा परिक्रमण गति को, क्योंकि हमें परिक्रमण गति अभी पढ़ना है तो फिलहाल हम परिक्रमण गति पर फोकस करते हैं। चारों ओर घूमना परिक्रमण गति है, और परिक्रमण गति के ही फलस्वरूप कुछ प्रभाव निकलकर सामने आते हैं। अब ये प्रभाव क्या है? तो आप देख पा रहे होंगे कि पृथ्वी की परिक्रमण गति से कहीं ना कहीं दिन और रात का होना समझ में आ रहा है। दिन और रात का होना कैसे? जैसे यहां डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, कहां? कर्क रेखा के आसपास। ठीक, और यह प्रक्रिया देखिए बहुत समय तक चलेगी। तो लगभग 6 माह का क्या होगा? यहाँ
दिन और 6 माह की क्या होगी, रात। इस स्थिति में क्योंकि ये प्रक्रिया पूरी लंबी चलेगी, ठीक है, और प्रोसेस ये लंबी है, इस वजह से ध्यान रखिएगा दिन रात का जो छोटा बड़ा होना दिखाई दे रहा है ध्रुवों पर, ये नॉर्थ ब्लॉक है ना, या आप कह सकते हैं नॉर्थ पोल, ध्रुवों पर लगातार 6 महीने तक सनलाइट पड़ने की वजह से ध्रुवों पर क्या होगा, 6 माह की दिन होगा और 6 माह का रात और दिन। तो ध्रुवों पर जो 6 माह का दिन और रात वाली घटना है, ये कहीं ना कहीं किसका प्रभाव है, परिक्रमण गति का प्रभाव है। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में दिन और रातें क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। जैसे यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है उत्तरी ध्रुव में, इस वजह से यहाँ जो दिन होंगे वे क्या होंगे, लंबे होंगे। ध्यान रखिएगा, कहाँ, नॉर्थ पोल वाले हिस्से दिन क्या होंगे, लंबे होंगे। यहाँ पर जो क्या होती हैं रातें, वो क्या होंगी, कम होंगी, ठीक है। और यहाँ पर साउथ ब्लॉक में, या माफ कीजिए साउथ पोल में अलग स्थितियां देखने को मिलेंगी नॉर्थ पोल से, ठीक, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखें शीत ऋतु की वजह से क्या होगा, सर्दी अधिक होगी साउथ पोल में। तो कहीं ना कहीं पृथ्वी के परिक्रमण गति के फलस्वरूप आप क्या देख पा रहे हैं कि अलग अलग स्थानों पर ऋतुओं का परिवर्तन देखने को मिलता है। ऋतुओं में परिवर्तन क्या होता है, मौसम, जो हम सीजन की बात करते हैं, जो हम मौसम अपने आसपास मौसम की बात करते हैं, कहीं ना कहीं ये किस वजह से है, देखिए पृथ्वी की परिक्रमण गति की वजह से। ध्रुवों पर 6 माह दिन और रात होना किसकी वजह से है, परिक्रमण गति की वजह से। तो आप परिक्रमण गति के प्रभाव के रूप में देख सकते हैं ऋतुओं में परिवर्तन कैसे हो रहा है, पृथ्वी की परिक्रमण गति की वजह से, ठीक है। हम कैसे समझ पा रहे हैं कि डायरेक्ट कर्क रेखा में सनलाइट पड़ रही है, या हम कैसे जान पा रहे हैं कि साउथ पोल है, यानी आप क्या कह सकते हैं मकर रेखा के आसपास यहाँ सनलाइट पड़ रही है, ठीक है, किस समय में, दिसंबर के आसपास। तो जो साउथ पोल है, साउथ पोल में उस समय गर्मी ज्यादा पड़ती है, फिर नॉर्थ पोल में उस समय क्या पड़ती है, शीत ऋतु, ठंड पड़ती है। तो कहीं ना कहीं देखिए कि हम मकर रेखा का निर्धारण हो रहा है, यानी परिक्रमण गति के फलस्वरूप कर्क रेखा और मकर रेखा का भी निर्धारण होता है, यहाँ कर्क रेखा और वहां मकर रेखा। तो देखिए ये भी एक परिक्रमण गति के प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है, ठीक है। हम देख पा रहे हैं कि कैसे सूर्य की किरणें यहाँ सीधी प्रवेश कर रही हैं या सीधी आ रही हैं, कैसे सूर्य की किरणें इस वाले हिस्से में तिरछी जाएंगी। तो सूर्य की किरणों का सीधा और तिरछी जानकारी या सूर्य की किरणों के बारे में सटीक जानकारी कि कहां पर सीधी पड़ रही है, कहां पर तिरछी पड़ रही है, ये जानकारी हमें कैसे मिल रही है, पृथ्वी की परिक्रमण गति की वजह से। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें क्या है, पृथ्वी की परिक्रमण गति के प्रभाव हैं। आप इन्हें परिक्रमण गति के प्रभाव के रूप में देख सकते हैं या समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पृथ्वी की परिक्रमण गति के बारे में पता किया, और पृथ्वी की परिक्रमण गति के फलस्वरूप जो हम 365 1/4 या 365 1/4 दिन मानते हैं कि पृथ्वी को एक पूरा चक्कर लगाने में सूर्य का कितना समय लगता है, 365 दिन, जो हर चौथे वर्ष कितना होता है, 366 दिन, जिसे हम लीप वर्ष के रूप में जानते हैं। और यह वही वर्ष है जब फरवरी 29 दिन की होती है, ठीक है। तो ये सारी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है। आगे जब आप और भी चीजें पढ़ेंगे तो आपको जरूरी हो जाएगा कि हाँ आपने इसके बारे में जानकारी रखी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, ऋतु परिवर्तन, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या स्थितियां पैदा होती हैं, कैसे दिसंबर में, कैसे जून में स्थितियां बनती हैं, और क्या है विषुव की स्थिति, ये हम हमारे अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।